हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। आज हम हमारे वीडियो में एक कोडिंग एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ये कोडिंग एक्सरसाइज वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पे बेस्ड है। हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को बहुत अच्छे से इस कोर्स में पढ़ लिया है। अब टाइम आ गया है कि इन क्वेश्चंस को करते हुए वो सारे टॉपिक्स हम रिवाइज करें जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर C++ के फोल्डर में चल के इसे ओपन विद कोड कर लेता हूँ और यहाँ पर वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा मैं और इस फोल्डर का नाम रखूंगा कोडिंग एक्सरसाइज। और इस कोडिंग एक्सरसाइज फोल्डर में एक नई फाइल बना लेते हैं। problem1 इसका नाम मैं रखूंगा, .cpp कर दूंगा और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, cpp बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ और अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। हमें बोला गया है कि स्टोर्ड टू इंटीजर्स इन टू वेरिएबल्स x एंड y, प्रिंट द सम ऑफ द टू। ये तो बहुत इजी है, ये चीज हम बहुत बार देख चुके हैं, कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को एज अ कमेंट यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है और जल्दी से इसका कोड मैं लिख देता हूँ। हमें x और y दो वेरिएबल्स बनाने हैं, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स बनाए x एंड y। अब इन्हें हम इनिशियलाइज कर देते हैं अपने आप। 3 और y की वैल्यू मैं 4 कर देता हूँ। आप यहाँ देखो, हम ऐसे भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। अगर मैं चाहता तो इंट को 2 बार भी लिख सकता था और अलग लाइन में y बना सकता था, बट यहाँ पर मैं कॉमा यूज करके y लिखूंगा तो हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि हम दो वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं और दोनों इंटीजर टाइप के ही होने चाहिए। और ऐसे ही हम इनिशियलाइजेशन में भी कर रहे हैं। हम अगर चाहते तो यहाँ पर नई लाइन में y को लाके यहाँ पर सेमीकोलन लगाते तो भी ये काम हो जाता, बट हमने एक ही लाइन में दोनों कर दिया कॉमा का यूज करके। और अगर मैं चाहूँ तो इनिशियलाइजेशन जो है वो हमारे डेक्लेरेशन के साथ भी हो सकता है। ये सारी चीजें हम वैसे देख चुके हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करवाता रहता हूँ तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो एक ही लाइन में ये सारा काम भी हो सकता है। तो x की वैल्यू हमारी 3 हो गई और y की वैल्यू हमारी 4 हो गई और दो वेरिएबल्स यहाँ पर बन चुके हैं। और हमें अब बस क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो मैं सी आउट का यूज करूंगा, अपनी स्ट्रिंग बनाऊंगा, मैं कहूंगा द सम ऑफ x एंड y इज, और यहाँ पर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर को चेंज करते हुए x प्लस वाई लिख दूंगा। सिंपल है ये बहुत, और ये चीज हम बहुत बार कर चुके हैं। एंडल किया और ये क्वेश्चन भी खत्म। कंट्रोल एस से सेव करके एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो द सम ऑफ x एंड y इज 7 आ चुका है। यहाँ पर कुछ और भी लिखोगे, आप 7 लिख दोगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। और अब जल्दी से अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेकंड प्रॉब्लम हम देखें तो यार ये भी बहुत ईजी है और सेम चीज हमें करनी है, बस प्रोडक्ट प्रिंट करना है। तो मैं VS कोड में आके जल्दी से एक नया फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं problem2 लिख देता हूँ .cpp करके। यहाँ पर जल्दी से सेम काम करना है हमें। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, problem1 से सब कुछ कॉपी कर देता हूँ और उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, लेकिन ये problem2 थी और यहाँ पर हमें सम की जगह प्रोडक्ट निकालना है। तो इस चीज को मैंने चेंज कर दिया और आप यहाँ देख सकते हो कि सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। यहाँ पर बस प्रोडक्ट कर दूंगा मैं और यहाँ पर प्लस की जगह बस यहाँ पर एस्टेरिक सिंबल लग जाएगा। तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। कंट्रोल एस से सेव करके आप यहाँ पर देखो, मैंने रन कराया। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज 28 आ चुका है। अगर मैं इसे 3 करूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट 12 आ जाएगा। कंट्रोल एस से सेव और फिर से रन किया तो यहाँ नीचे देखो प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज 12 आ चुका है। तो आई होप आप ये चीज समझ गए हो। अब हम थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। थर्ड प्रॉब्लम आप देखो, राइट अ C++ प्रोग्राम टू टेक टू इंटीजर इनपुट्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ देम। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के सिमिलर ही है और सेम ही क्वेश्चन है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो इनपुट है वो यूजर दे रहा होगा। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग के सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत ईजी है क्योंकि अभी तो हमारे इजी टॉपिक्स ही चल रहे हैं और धीरे धीरे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे और चीजें होती जाएंगी। problem3.cpp मैंने बना दिया है, cpp बॉयलर प्लेट मैंने लगा दिया है। आप यहाँ देख सकते हो सिग्निफिकेंस क्या है cpp बॉयलर प्लेट की। जब भी हमें नए प्रोग्राम्स बनाने हैं तो बार बार ये सारी चीजें हमें लिखनी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं कमेंट के थ्रू सेव करता हूँ अपनी थर्ड प्रॉब्लम को और बहुत इजी होने वाला है। बस हमें x और y यहाँ पर बनाने हैं और उसके बाद सी इन से हम इनपुट लेने वाले हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सी आउट से लिख देता हूँ और यूजर को बता देता हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यू आप यहाँ पर एंटर कीजिए और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ और एंडल यहाँ पर मैंने नहीं लगाया है ताकि इसी लाइन में हमारा यूजर इनपुट दे पाए। और अब मैं यहाँ पर सी इन कर सकता हूँ और ये जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो x और y की वैल्यू यूजर एक ही बार में हमें दोनों दे देगा। उसके बाद हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम काम करना है, सी आउट करना है और प्रिंट करना है सम
द सम ऑफ x एंड y इज, और यहाँ पर बस x प्लस वाई कर देना है और एंडल कर देना है, और सेम लाइन में नीचे कॉपी करते हुए लिखूंगा, यहाँ पर बस एस्टेरिक सिंबल लगा दूंगा और यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दूंगा। तो हमारा काम हो चुका है और प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। कंट्रोल एस से सेव करूंगा और रन करूंगा और इनपुट अपने आप देने होंगे हमें। तो एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y है यहाँ पर, तो मैं 3 और 4 दे देता हूँ और 4 लिख दिया, और अब मैं एंटर करूंगा तो आप देखो 3 और 4 दोनों की वैल्यू आ चुकी है। द सम ऑफ x एंड y इज 7 एंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज 12। अगर मैं चाहूँ तो इसे फिर से रन करके एक कस्टम अलग इनपुट भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर 5 और यहाँ पर मैं 7 भी दे सकता हूँ, और 5 और 7 के लिए सम और प्रोडक्ट को आप यहाँ पर देख सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। हम अपनी फोर्थ प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पर फोर्थ प्रॉब्लम क्या कह रही है, टेक 2 इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूजर, फर्स्ट कैलकुलेट द सम ऑफ द 2 देन द प्रोडक्ट ऑफ द 2। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, बट यहाँ पर एक एडिशनल चीज हमें करनी है, फाइनली प्रिंट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या कि पहले सम और प्रोडक्ट निकालो और उस सम और प्रोडक्ट को भी हम सम और प्रोडक्ट करके प्रिंट कराएंगे। अपने VS कोड में हम नई एक फाइल बनाएंगे, प्रॉब्लम 4.cpp फाइल मैंने बना दी है, और यहाँ पर CPP बॉर्डर प्लेट भी लगा दी है, और यहाँ पर अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी हम पेस्ट कर देंगे, और जल्दी से यहाँ पर सेम काम हम करते जाएंगे। सेम काम ही करना है, तो प्रॉब्लम 3 से इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y यहाँ पर पहले से ही है, और इसके बाद हमें पता है कि प्रोडक्ट और सम हमें चाहिए, और उनके भी हमें सम और प्रोडक्ट को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमें नए वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जहां पर हम सम और प्रोडक्ट को पहले सेव कर पाए, क्योंकि वो जो रिजल्ट है वो अगर सेव्ड होगा जब ही तो हम उसे बाद में यूज करके उसके सम और प्रोडक्ट को प्रिंट करा सकते हैं। आई होप आप समझ रहे हो। पहले हम सम को सेव करेंगे, x प्लस वाई करेंगे, और यहाँ पर फिर इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम प्रोडक्ट रखेंगे, और उसमें हम x इंटू वाई करेंगे, और इसके बाद इस सम और प्रोडक्ट जो वेरिएबल्स है इनके सम और प्रोडक्ट्स को प्रिंट करना है। तो अभी मैं सी आउट क्या करूंगा और बोलूंगा कि द सम ऑफ द ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स इज, और उसके बाद यहाँ पर देखो सम प्लस प्रोडक्ट मैं करने वाला हूँ, और उसके बाद मैं एंडल करने वाला हूँ, और ये बहुत इजी है। इसी लाइन को मैं नीचे कॉपी करूंगा और बोलूंगा प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स, और सेम चीज है, बस यहाँ पर हमें एस्टेरिक सिंबल लगाना है। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जो प्रॉब्लम में लिखा हुआ था वो चीज हमने करके दे दी है। कंट्रोल एस से सेव करके मैं फिर से इसे टर्मिनल में रन करूंगा, और यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y आ चुका है। तो 3 और 4 यहाँ पर दे देते हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि 3 और 4 का जो सम होता है ना वो 7 होता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो 12 होता है। तो पहले इस प्रोग्राम में क्या हुआ कि सम में जाके सेव हुआ x प्लस वाई विच इज 3 प्लस 4 जो कि 7 है। प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या सेव हुआ है 12, 3 इंटू 4 12 हो गया। अब 12 और हमने 7 को ऐड करके यहाँ पर सम ऑफ ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स निकाला है, तो वो 19 हो गया, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, सम और प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है वो 84 हो गया। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स एरिया। अब देखो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी रियलिस्टिक सी हो गई। हमें क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ हमें यूजर से लेना है, उसके बाद हमें उसे एरिया प्रिंट करके देना है। तो हमने इनपुट लिया लेंथ और ब्रेथ, और आउटपुट गया एरिया। नई फाइल भी यहाँ पर बना ही लेता हूं मैं। वैसे तो ये बहुत बार हमें फाइल्स बनानी पड़ रही है, बट सही है, आपको कोड देना है मुझे, इसलिए ये सारी चीजें मैं लिखते जा रहा हूँ फिर से। यहाँ पर मैंने कमेंट में डाल दिया उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, और क्या कहा मैंने, इंटीजर नाम के 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ, लेंथ और ब्रेड्थ, और यूजर से हमें लेना है तो हम सी इन करेंगे, बट हाँ पहले सी आउट करके यूजर को बता देंगे कि भैया आपको लेंथ और ब्रेड्थ देनी है। एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इस बार यहाँ पर अलग अलग लाइंस में लेंथ और ब्रेड्थ को मैं लूंगा। यहाँ पर अब मैं सी इन करूंगा लेंथ, और उसके बाद यहाँ पर फिर से सी आउट करूंगा, एंटर द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ये चीज बहुत इजी है, आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, और सी इन फिर से कर दूंगा और मैं ब्रेड्थ लिख दूंगा। अब आपको पता है यहाँ पर क्या करना है, हमें एरिया चाहिए, और जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है।
तो ये चीज बस हम प्रिंट करा देंगे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ हम करेंगे। चेनिंग यहाँ पर की है हमने सी आउट में, और उसके बाद एक और स्ट्रिंग ऐड करके यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स लिख देता हूं मैं, और उसके बाद एंडल कर देता हूं, क्योंकि जब हम एरिया निकालते हैं तो वो स्क्वायर यूनिट्स में आता है। और सेव करके अगर मैं इसे रन करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मैं लेंथ 5 दे देता हूँ और जो ब्रेथ है वो मैं 2 दे देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो 10 स्क्वायर यूनिट्स होगा। और ये प्रॉब्लम भी हम अब सॉल्व कर चुके हैं, और अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलेंगे। 6th क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है, राइट अ C++ प्रोग्राम टू प्रिंट एन इंट, अ डबल एंड अ कैर ऑन स्क्रीन। ये प्रॉब्लम तो बहुत इजी है, इसे तो फर्स्ट प्रॉब्लम होना चाहिए था, बट चलो इसका भी कोड हम लिख ही लेते हैं। प्रॉब्लम 6.cpp यहाँ पर आ चुकी है, CPP बॉयलरप्लेट भी यहाँ पर आ चुकी है। हमें यहाँ पर करना क्या है, 3 चीजें प्रिंट करानी है, इंट, डबल और कैर को प्रिंट कराना है। तो मैं सी आउट करता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख देता हूँ इंट, और उसके बाद यहाँ पर मैं 34 लिख के एंडल कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो इंटीजर लिटरल है वो प्रिंट हो जाएगा। और सेम चीजें हमें 2 बार और करनी है। तो मैंने सेम लाइन को नीचे प्रिंट किया, पहले मैंने बोला डबल, उसके बाद मैंने बोला कैर। तो यहाँ पर 45.78466 मैंने लिख दिया, और यहाँ पर मुझे एक कैरेक्टर चाहिए, तो मैं यहाँ पर C लिख देता हूँ। और अब इसे हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप देख सकते हो जो सिंटैक्स है वो हमें मेंटेन करके रखना है। कंट्रोल एस से सेव करके यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 लाइंस में इंट, डबल और कैर प्रिंट हो चुके हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। हमारी 7th प्रॉब्लम है, प्रिंट द ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर H। यहाँ पर ASCII वैल्यू की बात हुई है, और हमने यहाँ पर वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स में इस चीज को बहुत अच्छे से समझा है। तो चलो इस प्रोग्राम को लिखते हैं। प्रॉब्लम 7.cpp मैं करूंगा, और यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगाऊंगा, और हमारे क्वेश्चन को भी कमेंट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कैर वेरिएबल नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। ए को यहाँ पर हमें छोटा रखना है, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें h को सेव कर दूंगा। आप यहाँ देखो h सेव हो चुका है कैर वेरिएबल में। इस पे अगर मैं होवर करता हूँ तो आप देखो कैर 104 लिखा हुआ है। 104 इसकी ASCII वैल्यू है, और इसी को हमें प्रिंट कराना है। तो आप याद करो हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी, जिसमें हम एक डेटा टाइप के वेरिएबल को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते थे। और यहाँ पर हमें एसेंशियली करना क्या है, एक कैर टाइप के डेटा टाइप को इंट टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो ये इसकी जो इंटीजर वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी, और ASCII टेबल के हिसाब से यहाँ पर 104 होना चाहिए। एक बार इस चीज को करके देखते हैं। मैं सी आउट करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कैर वेरिएबल जो हमारा है उसको हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर टाइप में। तो यहाँ पर टाइप कास्टिंग करके मैं देख लेता हूँ और एंडल कर देता हूँ। इसे एक बार रन करके देखते हैं। सेव मैंने कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये चीज हो चुकी है। 104 यहाँ पर हमारा प्रिंट हो चुका है। और अगर मैं चाहता तो इतना ना लिखते हुए मैं बस ये भी कर सकता था कि सी आउट करता और इंट लिखता यहाँ पर, और उसके बाद h लिख देता, और फिर मैं एंडल लिख देता, तो भी वही चीज प्रिंट होती। कंट्रोल एस से सेव करके सेम चीज मैंने प्रिंट कर दी है। आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो कि ब्रैकेट्स में हमारे h को रख दो और इंट को बाहर रख दो। ये दोनों सिंटैक्स ही वैलिड होते हैं C++ में। आप यहाँ पर चाहो तो एक और चीज कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक दूसरा तरीका जिससे हम इंटीजर में चेंज करके उसे प्रिंट करा सकते हैं। मैं कहूंगा इंट टाइप का एक इंट वेरिएबल मैंने बना दिया। इंट वेरिएबल बन चुका है। अब यहाँ पर मैं कैर वेरिएबल को सेव कर दूंगा। कैर वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया इंट वेरिएबल में। तो ये क्या बात हुई, हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल को इंटीजर वेरिएबल के अंदर डालने की कोशिश की है। तो ये क्या करेगा, हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसे कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। और अब मैं अगर सी आउट करूंगा और इंट वेरिएबल को प्रिंट करूंगा तो वो भी हमारा 104 ही होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बस अलग अलग तरीके मैंने दिखाए हैं
ताकि आपको समझ आए कि अपनी ASCII वैल्यूज के साथ कैसे खेला जा सकता है और उन्हें यूज किया जा सकता है अपने प्रोग्राम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। 8th प्रॉब्लम हमारी कह रही है कि राइट अ प्रोग्राम टू असाइन अ वैल्यू ऑफ 100.235 टू अ डबल वेरिएबल एंड देन कन्वर्ट इट इनटू इंट। इस प्रॉब्लम में भी हमें टाइप कास्टिंग करनी है और ये भी बहुत ईजी है। नया प्रोग्राम मैं बना लेता हूँ, प्रॉब्लम 8.cpp, और यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगा के उस प्रॉब्लम को पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या कहूँगा, मैं डबल टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगा और मैं यहाँ पर वैर इसका नाम रख दूंगा, या फिर var1 रख देता हूँ। var1 में हम क्या सेव करेंगे, 100.235। अब ये एक डबल टाइप का वेरिएबल बन चुका है, उसमें वैल्यू भी सेव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसे इंट में। बेसिक सी चीज है, यहाँ पर हम बस var1 को इंटीजर में कन्वर्ट करके प्रिंट करा लेंगे, और यहाँ पर आप Ctrl+S से सेव करके प्रिंट करोगे तो आपको दिखेगा कि 100 प्रिंट हो चुका है। बट इस प्रोग्राम में ये कहना चाह रहा है कि ये जो 100.235 है, जो कि एक डबल वेरिएबल पे सेव हो चुका है, उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। इसका मतलब 100.235 को हमें 100 बना के var1 में सेव करना है। हम क्या करेंगे, var1 को रीअसाइन करेंगे, var1 में नई वैल्यू डालेंगे, और वो नई वैल्यू क्या होगी, इंटीजर ऑफ var1, मतलब इंटीजर वैल्यू ऑफ var1। और इस चीज को वैलिडेट करने के लिए मैं सी आउट कर देता हूँ, सी आउट करके मैं var1 लिखूंगा। और अब आप अगर देखो इस प्रोग्राम को Ctrl+S से सेव करके रन करो तो आप देखोगे 100 और 100 प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर गैप इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने एंडल या फिर कोई लाइन नहीं लगाई है, यहाँ पर सीधा एंडल लिख देता हूँ और यहाँ पर भी एंडल लिख देता हूँ, तो आपको दिखेगा कि 2 बार 100 प्रिंट होगा, और ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो चुकी है। 9th क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 3 टू द ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर D एंड प्रिंट द इक्विवेलेंट कैरेक्टर। ये क्या कहना चाह रहा है हमसे कि D का एक ASCII वैल्यू होगा, उस ASCII वैल्यू में 3 ऐड करो, और जो नई ASCII वैल्यू बनी है उसका जो इक्विवेलेंट कैरेक्टर है उसे प्रिंट करो। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा, और ये बहुत इजी चीज है, इसे भी हम टाइप कास्टिंग के थ्रू करके देखेंगे। प्रॉब्लम 9.cpp मैं बना रहा हूं यहाँ पर, और यहाँ पर भी cpp की बॉयलर प्लेट लगाऊंगा और आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले हम कैर टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे, var1 इसका नाम मैं रखूंगा, और इसके अंदर d को सेव करूंगा। मैं कैर टाइप का ही var2 मैं बनाऊंगा और मैं कहूंगा d+3 आप कर दो यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग होगी, हमें करना नहीं पड़ेगा, कंपाइलर खुद कर लेगा। कैर 100 है और 3 इंट है, इन दोनों में होगा क्या, ये जो d है ये पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा, तो d की ASCII वैल्यू 100 है, उसमें 3 ऐड होगा तो वो 103 हो चुका होगा। तो 103 जो ASCII वैल्यू है वो var2 में जाके सेव हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं सी आउट करूँ var2 को, तो आप देख सकते हो कि क्या होगा वो कैरेक्टर, और इक्विवेलेंट कैरेक्टर हमारा G प्रिंट हो जाएगा, A B C D E F और G। तो आप देख सकते हो कि D में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो वो G होता है। और ASCII टेबल में भी आप जाके अगर देखोगे, ये लोअर A जो होता है इसके लिए 97 होता है, फिर B के लिए 98 होता है, C के लिए 99 होता है, और D के लिए 100 होता है, और वही हम उसमें हमने 3 ऐड किया तो हमारा G बन चुका है। ये बहुत ईजी है, आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। Write a program to add an integer variable having value 5 and a double variable having value 6.2। तो चलो एक नया प्रोग्राम यहाँ पर बना लेता हूँ मैं। प्रॉब्लम 10.cpp करके नई फाइल बन चुकी है, cpp बॉयलर प्लेट यहाँ पर लगा दी है। और प्रॉब्लम ये भी बहुत इजी है, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत इजी थी। अभी हम अपने कोर्स के बहुत स्टार्टिंग फेज में है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम्स की डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे var1 में हम 5 सेव करेंगे, और हम फिर एक डबल वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पर डबल वेरिएबल होगा var2, और var2 में हम 6.2 सेव कर देंगे यार। और बेसिक सा प्रोग्राम लिखना है, हमें सी आउट करना है, एक एडिशन प्रिंट करना है, हमें एक सम प्रिंट करना है इन दोनों का, var1 प्लस var2 का। और आप यहाँ पर देखो कि अगर आउटपुट देखोगे तो 11.2 होगा,
यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये जो इंट है ना, ये जो var1 है, ये हमारा अपने आप एक डबल वेरिएबल में कन्वर्ट होगा और उसके बाद हमारी एक एडिशन होगी ताकि हमारा जो डेटा है वो लूज ना हो। अगर आप ये करते कि इंट सम करते और उसके बाद आप यहाँ पर var1 प्लस var2 सेव करते, तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो हमारा डेटा है वो लूज हो जाएगा और इस सम की वैल्यू अगर प्रिंट करी जाए और सी आउट करके यहाँ पर एंडल किया जाए तो आप देखोगे कि ये जो सम है वो 11 है, क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। बट अगर ये डबल टाइप की वैल्यू होगी तो आप यहाँ पर देखोगे ये 11.2 होगा। तो हमेशा आप ये चीज याद रखना, जब एक डबल और इंटीजर का एडिशन आप करो तो एक डबल वेरिएबल में ही उसे सेव करो ताकि जो आउटकम हो वो भी डबल हो और हमारा जो डेटा है वो लूज ना हो। और अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर ऑफ द नंबर 3.9। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। नई फाइल यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, प्रॉब्लम 11.cpp, और यहाँ पर cpp की बॉयलर प्लेट बना लेता हूँ और इस प्रॉब्लम को अब हम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर डबल टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा क्योंकि ये एक डेसिमल वैल्यू है, तो डबल टाइप का वेरिएबल var1 बनाऊंगा और उसमें 3.9 को सेव कर दूंगा। और अब मुझे एक और वेरिएबल चाहिए डबल, और उसमें हमें स्क्वायर सेव करना है। और आपको पता है स्क्वायर क्या होगा, var1 का स्क्वायर क्या होगा, var1 इंटू var1। और ये बहुत इजी चीज है, सी आउट का हम करेंगे, स्क्वायर करेंगे और एंडल करेंगे और हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा। 3.9 का हमारा स्क्वायर होता है 15.21। इसे आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हो। यहाँ पर कैचिंग पॉइंट आप ये देखो कि कभी भी आप एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से डील कर रहे हो तो आप डबल वेरिएबल ही बनाओ और डबल वेरिएबल में ही उसके आउटकम्स को भी सेव करो। मतलब यहाँ पर आप देखो मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं, मतलब var1 को ही var1 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो डबल टाइप का वेरिएबल नहीं होगा तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर होगा। लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने सेम चीज देखी थी। अगर मैं ये इंटीजर टाइप का स्क्वायर बनाता तो आपको यहाँ दिखता कि बस 15 सेव हो रहा है, तो 15.21 जो है उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता। इसलिए हम यहाँ पर हमेशा डबल के साथ ही डील करेंगे। क्वेश्चन 12 को अब हम देखते हैं। टेक वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम यूजर एज फ्लोट, फाइंड इट्स एरिया एंड प्रिंट इट ऑन स्क्रीन एज टाइप कास्टिंग इट इनटू इंट। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। पहले हमें लेंथ और ब्रेथ को लेना है फ्लोट टाइप के वेरिएबल में, तो हमें फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ही देना पड़ेगा। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि एरिया निकालो, तो एरिया भी हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि कैसे हुआ था ये। और फिर हम क्या कह रहे हैं कि प्रिंट करो बट उसे टाइप कास्ट कर दो इंट में। मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो ये नहीं चाहता कि हमें एक डेसिमल वैल्यू मिले, वो चाहता है कि एक आउटकम दो जिसमें हमें एक इंटीजर वैल्यू मिले, वो हमारे रेक्टेंगल का एरिया होना चाहिए। तो इसको मैं एक नए फाइल में बना के लिखता हूँ। 12.cpp मैंने बना दिया है, प्रॉब्लम 12.cpp बन चुकी है, cpp बॉयलर प्लेट यहाँ पे लग चुकी है और बहुत सिंपल काम है। हमें जो बोला गया है हम वही करेंगे। हम बोलेंगे फ्लोट टाइप का आप लेंथ बना लो और फिर हम क्या बोलेंगे, फ्लोट टाइप का ही आप ब्रेथ भी बना लो। अगर हम चाहते तो यहाँ कॉमा भी लगा सकते थे, आप जानते हो ये बात। अब हमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, तो हमें पहले यूजर से इसे लेना होगा। तो मैं सी आउट करूंगा, यूजर को बोलूंगा यार कि एंटर कर दो भैया, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पर सी इन कर दूंगा लेंथ। और सेम चीज हमें नीचे भी चाहिए बट हमें ब्रेथ के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पर ब्रेथ लिख दूंगा। आप यहाँ पर देखो मैंने मल्टीपल कर्सर का यूज किया है। यहाँ पर ऑल्ट को अगर आप प्रेस करके अलग अलग जगहों पर टैप करोगे तो आप देख सकते हो कि ये हर जगह पे हमारा कर्सर आ जाएगा और हम एक से ज्यादा जगह पे सेम चीज को लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूं तो वो एक से ज्यादा जगहों पर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 जगह चेंजेस डालने थे, तो ऑल्ट पे जाके सेम जगह पे मैं टैप करूंगा और इन दोनों जगहों पे ही हमें चाहिए, तो मैं LENGTH की जगह यहाँ पर BREDTH लिख दूंगा। ये ट्रिक्स मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप जब कोडिंग करो तो आप भी इन टेक्निक्स और इन शॉर्टकट्स को अपना के ज्यादा बड़ा कोड कम टाइम में लिख पाओ। तो ये आप शॉर्टकट याद रखना, ऑल्ट और फिर आप जहां भी टैप करोगे माउस से
वहां पर ये आ जाएगा कर्सर और वहां पर आप लिख सकते हो। तो और वापस आप उसी चीज पे टैप करोगे तो वहां से वो हट भी जाएगा। तो मैं यहाँ पर ब्रेड्थ अपना लिख देता हूँ और अब ये काम हो चुका है। हमें अब यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट करना है एरिया। तो एक काम करते हैं ना, फ्लोट टाइप का एरिया बना ही लेते हैं। हमें पता है कि हमने फ्लोट टाइप का एरिया बनाया है और इसमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। ये चीज हमें मैथमेटिक्स से पता है कि एरिया हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो जो सेव होगा वो एक फ्लोटिंग टाइप वैल्यू होगी। अगर मैं इसे इंट कर देता यहीं पर तो हमारी इंटीजर टाइप का ही एरिया सेव होता। और वो चीज आप प्रोग्राम की डिमांड के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट इन्होंने क्या कहा है कि आप अलग से टाइप कास्टिंग करो। तो मैं यहाँ पर इनके लिए यही चीज करने वाला हूँ। एरिया तो फ्लोट में ही रहेगा, बट जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तब मैं उसे टाइप कास्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया और एंडल करूंगा। बट यहाँ पर जो एरिया है उसे हम इंटीजर में टाइप कास्ट कर देंगे। और टाइप कास्टिंग के मैंने बहुत अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स दिए हैं। इतने सारे क्वेश्चंस मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें रिवाइज हो पाए और सब कुछ आप एंड तक याद रख पाओ। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, तो इसे एक बार रन करके दिखाता हूँ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है और फ्लो टाइप की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर 5.2 दे सकता हूँ। अगर ब्रेड्थ मांग रहे हैं तो मैं 3.4 दे देता हूँ। आप यहाँ देखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 17 आ रहा है, बट आपको इंटरनली पता है कि वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू थी। तो अगर मैं ये इंट हटाता हूँ और सेम वैल्यूज अगर वापस देता हूँ 5.2 और 3.4, तो आप यहाँ देखोगे 17.68 हमारा एरिया था एक्चुअली में, बट इंटीजर में करने की वजह से वो 17 बन चुका है। 5.2 और 3.4 के अंदर वो 17 बन चुका है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है, टेक अ कैरेक्टर इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट्स ASCII वैल्यू। ये तो बहुत ईजी है, हमने देख लिया। हमने यहाँ पर 7th प्रॉब्लम में भी सेम चीज देखी थी, बट यहाँ पर हमें कैरेक्टर इनपुट यूजर से लेना है, ये इसमें डिफरेंस है। तो इस चीज को भी लिख ही लेते हैं आप। प्रॉब्लम 13.cpp करके यहाँ पर नई बॉयलर प्लेट और यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आ चुकी है। हम क्या कहेंगे, इंट नहीं हमें कैर चाहिए, कैरेक्टर वेरिएबल चाहिए, वैर हम दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम डिफाइन हो चुका है वेरिएबल, यहाँ पर इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इनपुट लेने वाले हैं यूजर से। हम बोलेंगे एंटर द कैरेक्टर और उसके बाद मैं सी इन कर दूंगा। एंडल नहीं लगाया ताकि उसी लाइन में इनपुट हो जाए। इनपुट ले लिया, अब हमें ASCII वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं सी आउट करूंगा और क्या बोलूंगा, द ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इज, और उसके बाद बस मैं इंट करूंगा और इस वैर को प्रिंट कर दूंगा और एंडल कर दूंगा। तो आप देखोगे कि अगर इसे सेव किया जाए और रन किया जाए तो ये यहाँ पर एंटर अ कैरेक्टर बोलेगा और मैं कैरेक्टर यहाँ पर कैपिटल R इस बार दे देता हूँ। कैपिटल R अगर मैं कैरेक्टर देता हूँ तो ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल R इज 82। आप इसे ASCII टेबल में देख भी सकते हो, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 82 वैल्यू होने वाली है। प्रॉब्लम 7 को थोड़ा याद करते हुए मैं बताता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए थे। इन सारे तरीकों को भी आप यहाँ पर यूज करके देख सकते हो और आपको मिलेगा कि आंसर सेम ही होने वाले हैं। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो। यहाँ पर एक नया फोल्डर बना दिया है मैंने और ये सारा कोड आपको मैं दे दूंगा, बट मैं होप यही करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप खुद भी लिखो ताकि कोडिंग करने की टेक्निक आपको बहुत अच्छे से समझ आए। और अब हम आगे बढ़ेंगे इस कोर्स में और नए चैप्टर्स, नए टॉपिक्स को पढ़ते हुए C++ को सीखेंगे। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और कमेंट करो। So guys, thank you and I'll see you in the next video.